हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बिल्कुल शानदार चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम सभी वर्ण विचार को आसान तरीके से समझेंगे कि आपको कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो है वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, मात्रा, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग जो है देखते हैं भाषा की मूल कड़ियाँ क्या हैं। जब भी भाषा की उत्पत्ति जो है मुख से निकलने वाली ध्वनियों से होती है। आइए हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ध्वनि कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि की परिभाषा है कि मनुष्य के मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी मौखिक आवाज़ जिसका कोई सार्थक अर्थ प्रकट होता है उसे ध्वनि कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। जब तक कोई वर्ण लिखा नहीं जाता, केवल बोला जाता है, वह ध्वनि कहलाता है। जैसे इसको हम थोड़ा उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आ या का या माँ, तो बोलते समय मुख से निकलने वाली जो वायु तरंगें होती हैं उसे ही हम लोग ध्वनि कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जो है फिर वर्ण को समझते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो इसमें वर्ण की परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को हम भाषा के लिखित रूप की सबसे छोटी या सूक्ष्म इकाई मानते हैं। अब हम इसमें थोड़ा और भी अच्छे से समझते हैं इधर कुछ उदाहरण से। जैसे हम लोग देखते हैं आ, ई, उ, क, च, म, ल आदि ऐसे वर्णों को देखते हैं। इसको अगर हम लोग देखें इस प्रकार से कि एक शब्द लेकर के, जैसे हमने शब्द लिया कमल। कमल में जब हम इसको इसका विस्तृत रूप करेंगे, इसके जो है टुकड़े करेंगे, तो हम लोगों को मिलता है क में जो है वो आ है, का और आ, क्योंकि का में क्या है, एक स्वर भी है आ। ऐसे ही आप माँ में भी देखेंगे और ला में भी। तो कमल में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 वर्ण आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जो है वर्ण को समझते हैं। और ये कमल क्या है, एक शब्द है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि मात्रा स्वरों का बदला हुआ रूप। ठीक है, यानी मात्रा को हम लोग समझते हैं कि मात्रा किसे कहते हैं। तो मात्रा जो होता है वो स्वरों का ही बदला हुआ क्या होता है, रूप होता है। ठीक है, जैसे मात्रा की परिभाषा क्या है कि स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। इसी परिवर्तित रूप को मात्रा कहा जाता है। ठीक है, व्यंजनों के साथ मेल इनका कैसे होता है। हिंदी में अ स्वर की कोई विशेष मात्रा नहीं होती। आप सब देखे होंगे, जैसे हम लोग क लिखते हैं तो इसमें हमें जो है एक स्वर है। ठीक है, वो स्वर कौन सा है, आ है। ठीक है, लेकिन इस आ की हमें मात्रा कहीं दिखाई नहीं देती है। तो हम लोग जो है इसको जो है मात्रा में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं कि वह प्रत्येक मूल व्यंजन में स्वतः मिला होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अन्य सभी स्वरों के अपने विशेष मात्रा चिन्ह होते हैं। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, जैसे क में आ स्वर मिला देते हैं तो वो हो जाता है का। ठीक है, ऐसे ही का में ई मिला देते हैं तो की, और का में दीर्घ ई मिला देते हैं तो हो जाता है की। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों के टोटल मात्राओं की संख्या हो जाती है 10। देखिए स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन उसमें से हम लोग जो है आ स्वर की मात्रा को नहीं गिनते हैं। इसलिए कभी मात्राओं की संख्या पूछे आपसे तो आप बताएंगे क्या, 10 होती है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला जो होता है वो क्या होता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे सुंदर फूलों को एक निश्चित क्रम में पिरोकर सुंदर माला बनती है, वैसे ही वर्णों को सजाने पर वर्णमाला का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि
हमारे हिंदी भाषा में जो वर्णमाला है उस वर्णमाला में कितने टोटल वर्ण होते हैं, ठीक है। तो हिंदी देवनागरी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। यहाँ देवनागरी जो शब्द आया है, देवनागरी क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि देवनागरी क्या है तो हिंदी भाषा की क्या है? लिपि है, ठीक है। आप बताएंगे, कभी भी पूछ ले आपसे कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए तो हम उसे बोलेंगे कि देवनागरी, ठीक है। अब देखिए, इसको जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो स्वर के रूप में और दूसरा व्यंजन के रूप में। स्वर क्या है? स्वर किसे कहेंगे? स्वर जो होता है ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं और इसको बोलते समय आपको किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वहीं व्यंजन क्या होता है? स्वर की सहायता से उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं और इसको बिना स्वर की सहायता से आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें आ की, जब आप आ बोल रहे होंगे तो इसको बोलते समय आपको किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। वहीं अगर हम ले लेते हैं का, ठीक है, तो जैसे आप का बोल रहे होंगे तो आपको एक ध्वनि सुनाई दे रही होगी आ की, ठीक है। तो ये क्या है? का में आ जो है स्वर शामिल है, यानी इसके बिना, यानी स्वर के बिना जो है ये का नहीं उच्चारित हो सकता। इसीलिए व्यंजन को जब भी हम बोलते हैं तो उसमें जो है स्वर की सहायता हमें लेनी पड़ती है। अगर आपसे कभी स्वर की संख्या पूछें तो हम लोग जो है बताएंगे 11, और व्यंजन की संख्या पूछे तो 33। इसको हम लोग आगे और भी अच्छे से समझेंगे जब हम स्वर और व्यंजन को एक एक करके जो है उसकी संख्या और उसके जो है मतलब जो उदाहरण को देखेंगे तो और भी अच्छे से हमें समझ में आएगा, जैसे कि हम लोग जो है आगे यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? स्वर, ठीक है। स्वर यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्णों के सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो इनकी कुल संख्या होती है 11। और आइए हम लोग देखते भी हैं कि यहाँ 11 कौन कौन से। देखिए, ह्रस्व आ है, दीर्घ आ है, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसको आप गिनेंगे तो टोटल संख्या आ जाएगी 11, ठीक है। अब ये जो स्वर होता है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक को कहा जाता है ह्रस्व स्वर, एक को कहा जाता है दीर्घ स्वर और एक को कहा जाता है प्लुत स्वर। ये जो है उच्चारण समय के आधार पर ये डिवाइडेशन है कि मतलब किसी भी वर्ण को, मतलब स्वर को जब हम बोलते हैं तो उसमें कितना समय लगता है उसके आधार पे इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं ह्रस्व स्वर। जब भी हम ह्रस्व स्वर को बोलते हैं तो इसको जो है बोलते समय बहुत कम मतलब समय लगता है, इसलिए इसको हम लोग जो है एक मात्रा का समय वाला जो है स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जैसे कि इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे? ह्रस्व आ, ई, उ और री, ये सभी जो 4 वर्ण हैं, ठीक है, 4 स्वर हैं, ये ह्रस्व स्वर में आ जाते हैं। वहीं दीर्घ क्या होता है? इसमें जब भी इसको आप बोलेंगे तो ह्रस्व से दुगना समय लगता है, ठीक है। ह्रस्व से दुगना समय लगने की वजह से इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से है। यहाँ दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। यानी इधर ह्रस्व स्वर में 4 आप निकाल दीजिए, ठीक है। बाकी जो भी बचते हैं वो सब क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। इसके बाद तीसरा भी है, इसको हम लोग प्लुत स्वर बोलते हैं। इसमें जो होता है ये ह्रस्व और दीर्घ से मतलब ज़्यादा समय लगता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि दीर्घ में जो है 2 मात्रा का समय लगता है, तो 2 मात्रा से ज़्यादा समय आप ये कह सकते हैं कि इसमें 3 मात्रा या 3 मात्रा से ज़्यादा समय जिसमें लगे उसे हम लोग जो है प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। आप इसका सीधा सा उदाहरण आप देख सकते हैं, जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम ऐसे नॉर्मली ओम नहीं बोल देते हैं, हमें उसको बोलते समय कुछ देर तक बोलना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए जो है उसमें समय जो होता है वो 3 या 3 मात्रा से ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए उसको हम लोग जो है प्लुत के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं व्यंजन, ठीक है।
ये क्या होता है, ये एक स्वर आधारित ध्वनियाँ होती हैं, यानी बिना स्वर के ये नहीं बोला जा सकता। जैसे देखते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता बल्कि उनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे आप सब देख सकते हैं, का को बोलते समय अ की सहायता लेनी पड़ रही है। इस प्रकार से हम लोग व्यंजन की संख्या को देखें तो 33 होता है। ये 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आइए हम सब इसमें देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि व्यंजन को 4 भागों में डिवाइड किया गया होता है। ठीक है, इस 4 भाग में जो है हम लोग कौन कौन सा देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होता है वो होते हैं, उसकी संख्या 25 होती है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे का वर्ग से, मतलब का से लेकर के म तक। आप कह सकते हैं कि पांचों वर्ग के व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इसको हम लोग वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके उच्चारण स्थान भी हैं, जो कि हम लोग उच्चारण स्थान को अलग से अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे जो है आप फिलहाल के लिए समझिए कि क से लेकर के माँ तक जो 25 वर्ण होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। वहीं अंतस्थ व्यंजन को देखें तो अंतस्थ व्यंजन में 4 आते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं, य र ल व। ये आपके 4 वर्ण जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। फिर ऊष्म व्यंजन, उस व्यंजन में 4 आते हैं, आपके तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श, इसके अलावा हा। ये सभी जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। यही आपके जो है 3 जो है स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को ही जब हम लोग जो है काउंट करते हैं तो ये आपके टोटल 33 आ जाते हैं, और यही 33 को ही हम व्यंजन मानते हैं कुल व्यंजन में। ठीक है, बाकी ये जो संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में होता है, चौथा जो है, ये इसमें जो होता है, ये आप देखेंगे तो कहीं न कहीं इसमें मतलब दो दो व्यंजन से मिलकर के, मतलब 2 व्यंजनों के योग से मिल के बना होता है। इसलिए इसको हम व्यंजन की कैटेगरी में, जैसे कि हम लोग ये 33 जो है, इस 33 वाले में इसको नहीं गिनते हैं। ठीक है, इसको अलग से हम लोग संयुक्त व्यंजन के रूप में 4 जो है गिनते हैं। और ये जो है संयुक्त कैसे हैं, चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा आएगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये जो 6 है, ठीक है, इसमें कौन कौन से व्यंजन से बना होता है, ये बना होता है क और प्लस ये जो आपका मूर्धन्य ष आता है, इससे बना होता है। तो देखिए हम लोग जो है ना इसको एक बार काउंट कर चुके होते हैं। ठीक है, फिर इसीलिए हम इसको इस 33 में नहीं गिनते हैं। ठीक है, इसलिए ये 2 व्यंजनों के योग से बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। ऐसे ही हम लोग जो है दूसरा भी देख लेते हैं, त्र लिखा है ना, त्र में ये किसके योग से बना होता है, इसमें त रहता है, त में हलंत और फिर र। ठीक है, इसके योग से त्र बनता है। चलिए नेक्स्ट है इसमें ज्ञ। ठीक है, ये किसके योग से बना है, ये है ज। ज में जो है हलंत रहेगा और प्लस य। ठीक है, इसके योग से ज्ञ बना है। फिर उसके बाद एक और बचता है स्र। ठीक है, ये किसके योग से बना होता है, इसमें जो है आपका तालव्य श, फिर उसके बाद र, तालव्य श में हलंत रहेगा। तो इन दो दो देख आप सब देख रहे हैं कि इन दो दो वर्णों के योग से ये बन रहा है, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 बताएंगे। और वो 33 में हम लोग किसको किसको लेते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन्हीं को हम लोग काउंट करेंगे। आप सब यहाँ काउंट कर सकते हैं, 25, फिर उसके बाद जो है अंतस्थ व्यंजन जो है आपके 4, तो 29 हो गया, और ऊष्म व्यंजन 4, तो 33 हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम लोग दोहराव कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। तो हम लोगों ने ध्वनि और वर्ण के बारे में पढ़ा है। तो ध्वनि जो है वो किसे कहेंगे, तो ध्वनि जो है मुख की मौखिक बोली होती है, और इसी को जब लिख दिया जाता है तो उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, और वर्ण जो होता है भाषा का सबसे छोटा लिखित टुकड़ा होता है। फिर उसके बाद देखते हैं मात्रा। मात्रा क्या है, जो देखिए हम सब ये सब पढ़ चुके हैं, फिर हम इसको बस इसको रिपीट कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, व्यंजनों के साथ स्वर का जो बदला हुआ स्वरूप जुड़ता है वही मात्रा कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आ कि देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया कि आ की कोई पृथक मात्रा नहीं होती है, ये मैंने आपको बता भी दिया है
इसकी कोई अलग से सिंबल नहीं होता है। इसी को छोड़ करके बाकी जितने भी स्वर होते हैं सबका एक अलग से जो है सिंबल होता है और उनको ही हम लोग गिनते हैं। इस प्रकार से टोटल मात्राओं की संख्या हो जाती है 10। ठीक है, फिर उसके बाद है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। इसमें टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। और इसमें स्वर कितने होते हैं? तो स्वर आप सबको पता है कि इसमें 11 होते हैं। टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। ठीक है, हम सब इसको अलग से एक बार देखेंगे कि टोटल 52 वर्ण कैसे होते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग जो है अच्छे से इसको देख लेंगे कि 52 कैसे हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप सब देख रहे होंगे तो 33 और 11 से 52 नहीं बन रहे होंगे, लेकिन उसमें 52 किस प्रकार से हो रहे हैं इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, और जो भी आपको ना समझ में आया हो तो ज़रूर आप उसको लिखें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जो भी वीडियो आता है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और बिहार बोर्ड में जो भी मतलब जो है प्रश्न पूछे जाते हैं उस दृष्टि से मैं क्वेश्चन को सेट कर रहा हूं, और आप सबको कोशिश है कि वो सारी चीज़ें मिल सके जो हमको बोर्ड में हमसे पूछा जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।